बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोर्ट करने की ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होते। बहुत सारे लोगों के पास या तो कोई प्रोडक्ट अवेलेबल होती है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होती है, या उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है ऑर्डर के रिलेटेड के कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड किसी कंट्री में उनका अवेलेबल है और वो कहता है कि यार इस कंट्री में तो इस प्रोडक्ट की बड़ी डिमांड है जो पाकिस्तान से आ सकती है, तो आप इसको एक्सपोर्ट करो, मैं यहाँ पर सेल करता हूँ। लेकिन वो इसको एज ए बिज़नेस इसलिए अडॉप्ट नहीं करते कि उनके पास ना नॉलेज होता है एक्सपोर्ट का, ना वो इस प्रोसेस को समझ रहे होते हैं और रिस्क लेना नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे लोग जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं कि एक्सपोर्ट की जॉब मिल जाए। तो अब एक्सपोर्ट की जॉब करने के लिए उनके पास क्या नॉलेज और एक्सपीरियंस है और कहाँ से लें, इसके लिए भी उनको या प्रॉपर नो हो नहीं होती या वो कहीं पे जा नहीं सकते। कुछ इंस्टीट्यूट इसमें डिप्लोमा टाइप के कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा करवाते हैं, और लेकिन वो इस तरह से करवाते हैं कि वो आपको एक बड़ी बुकिश नॉलेज देते हैं, एक वाइडर सेंस में कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या बता रहा है, UCP 600 क्या बता रहा है, और जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो है वो क्या बता रहा है, समेदा क्या बता रहा है। यानी उन्होंने इसको इस तरह से फॉर्मुलेट किया होता है कोर्स को कि हमारे जो फ़ीस है, अगर हमने इतने 1000 इनसे लेने हैं स्टूडेंट से, तो हम इसके बदले में इनको इतने आवर का एक प्रोग्राम बना दें, और उस उतने आवर को कंप्लीट करने के लिए वो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं उस कोर्स के अंदर कि जो बेचारे स्टूडेंट के सर से गुजर जाती हैं, उसको समझ नहीं आती। और उसमें ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो यूज़ ही नहीं हो रही होती हैं, और सम टाइम टीचर खुद एक्सेप्ट करता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती, ये टर्म्स पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती। मकसद कहने का कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप स्टार्टिंग में हैं, आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको एक सिंपल प्रोसेस की ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट होती क्या है। जब आप बेसिक प्रोसेस को समझ जाएंगे और कुछ स्टार्ट कर लेंगे, कुछ जॉब स्टार्ट कर लेंगे एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में, या कुछ बिज़नेस कोई एक आध ट्रांजैक्शन कर लेंगे, तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ आ जाती हैं। या आपको समझने की ज़रूरत हो तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, गूगल पे चले जाएं, यूट्यूब के ऊपर लाखदार इन्फॉर्मेशन है, मुझसे कांटेक्ट कर लें, किसी और बैंकर से कर लें, किसी क्लियरिंग एजेंट से कर लें, किसी फ्रेट फॉरवर्डर से कर लें, तो आपको वो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट के बिज़नेस को या जॉब को अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले आपको उसका एक मैप समझ लेना चाहिए। मैं जब अपनी फ़र्स्ट जॉब में था निशात में, तो मुझे कोई 1 साल गुजर चुका था और मेरे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का टोटल नॉलेज, जो भी डिपार्टमेंट में चीज़ें होती थी वो सब अवेलेबल था। हर चीज़ या तो मैं खुद करता था या इनडायरेक्टली मेरे इल्म में रहती थी, हाथ से गुजरती थी, या साथ कोई ना कोई कर रहा होता था। तो अब जब सब चीज़ें जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर हो रही होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, प्रोसेस हो रहे होते हैं, आना जाना, बैंकिंग, तो जब सब आपके इल्म में है तो इसके बावजूद जो टोटल प्रोसेस है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, उसकी कोई समझ नहीं थी। ये पता था कि LC का फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके साथ आई फॉर्म अटैच करना है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में ई फॉर्म अटैच करना है, और BL लगेगा, एयरवे बिल लगेगा, एयर कंसाइनमेंट है तो ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं वो सब प्रिपेयर भी हो रही होती थी, और वो प्रॉपर बना के लगा के बैंक से नेगोशिएशन डॉक्यूमेंट्स करवा के उसकी पेमेंट की स्लिप ले के अकाउंट्स को सप्लाई करके कि जी ये इतने आज 25-30, निशात तो एक बड़ा ग्रुप है तो वहाँ पे ये यानी 88 की बात है, तो उस वक्त डेली कोई 30-35 कंटेनर्स शिप होते थे। तो अब 30-35 कंटेनर के डॉक्यूमेंट्स डेली बैंक से उनकी नेगोशिएशन, उनकी मतलब उसके अगेंस्ट पेमेंट्स को रिलीज़ करवाना, फिर डिपार्टमेंट को बताना कि जी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आज नेगोशिएट हो गए हैं, इनकी पेमेंट्स अकाउंट में आ चुकी है। तो इस तरह की चीज़ें सब पता थी, लेकिन ये एक्सपोर्ट टोटल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसका कोई पता नहीं था। लिंक अवेलेबल थे कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन पूरा प्रोसेस कोई नहीं पता था।
तो कोई 2-2.5 साल लगाने के बाद समझ आए कि ओहो अच्छा ये यहाँ मार्केटिंग और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट जो है यहाँ से ये स्टार्ट होता है, और पेमेंट जब मिल जाती है और उसकी जो डबली एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की जो स्टेटमेंट एनुअली जाती है, तो यहाँ तक ये सब ऐसे ऐसे चलता हुआ यहाँ से गुज़रता हुआ ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक इनिशियल एक खाके से कि एक्सपोर्ट का टोटल मैप क्या है, कि आप अगर एक्सपोर्ट स्टार्ट करने चाहते हैं तो वो कहाँ से होके कहाँ तक जाके मुकम्मल होगी। मैंने अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो अगर मैं पहले मैप देख लूँगा, अगर मैं पहले नहीं गया, फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं पहले उसका मैप देख लूँगा मोटरवे का कि जो लाहौर से स्टार्ट होकर इस्लामाबाद तक मोटरवे जा रही है, इसमें कितना मैदानी इलाका है, कितना पोटोहार का इलाका है, कितना ऊंचाई है, निचाई है, क्या कितने कर्व हैं, ये वो तो एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि कैसे सड़क ऐसे ऐसे जा रही है और कहाँ से ऊपर नीचे जा रही है, कितना टाइम लगेगा, कितने माइल है। जब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे शुरू से आखिर तक मिल गई और अब मैं जो ट्रैवल करूँगा तो ये हैज़ल फ्री होगा। अदरवाइज़ बग़ैर कुछ सोचे समझे देखे सुने जब मैं करूँगा तो वहाँ पे रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक्सपोर्ट को स्टार्ट करते हैं कि एक्सपोर्ट स्टार्ट कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ से होती है। फिर इस सारे प्रोसेस में जिस जिस जगह पे जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी उनको फिर आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं। एक्सपोर्ट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर तो आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो फिर ये दोनों पोर्शन हो सकता है। एक ही जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिज़नेसमैन है, जो एक्सपोर्टर है, उसको ये सारा कुछ ही खुद करना पड़े। बिज़नेस में तो हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, तो बिज़नेस के लिए तो ये एक ही प्रोसेस है। लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो फिर आप ये समझें कि एक्सपोर्ट 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। नंबर 1 जो डिपार्टमेंट होगा वो एक्सपोर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, सेल डिपार्टमेंट होगा। जिस तरह से लोकल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट सेल होती है, सिमिलरली इंटरनेशनल मार्केट में भी किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, सेल भी करनी पड़ती है। मार्केटिंग होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास और ये उसकी प्राइस है, ये उसके बेनिफिट हैं, या जो भी क्वालिटी आप बयान करना चाहते हैं। जिस तरह से लोकल मार्केट में अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को देखें तो वो टीवी पे, रेडियो पर, न्यूज़पेपर पे, मैगज़ीन में, इंटरनेट के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसका मकसद सेल करना नहीं होता, उसको मार्केटिंग कहते हैं। कि लोगों के ज़हन में प्रोडक्ट का इमेज है, लोगों को इल्म में हो कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है वो सेल नहीं होती, वो जस्ट लोगों को ज़हन नशीन रखने के लिए बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट कोक, पेप्सी, जिसको हर बच्चा, बूढ़ा, जवान सब जानते हैं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। इसके बावजूद वो हर प्रोडक्ट से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट उनकी करते हैं कि जो लोगों को याद है वो याद भूल ना जाए, और वो याद हमेशा याद है, वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ये चीज़ें लोगों के ज़हन में जमी रहें। तो मार्केटिंग तो होगी कि आपने अपनी प्रोडक्ट को लोगों को ज़हन में रखना है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो सिमिलरली इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोडक्ट की जो नो हो है वो होनी चाहिए। जो आपके टारगेट कस्टमर है उनको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है इस सप्लायर के पास, इस एक्सपोर्टर के पास। तो ये मार्केटिंग है। उसके बाद सैम्पलिंग आती है। सैम्पलिंग में जब भी कोई इंटरेस्टेड होगा, जो भी आपकी प्रोडक्ट को जानता है, अगर वो आपसे लेना चाहता है, आपसे इंपोर्ट करना चाहता है, तो वो उसकी सैम्पलिंग करवाएगा। एक्सपोर्ट में सैम्पलिंग के ऊपर भी हैवी कॉस्ट खर्च होती है, और ये एक ज़रूरी, मतलब इसके बगैर एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं। कोई भी बंदा बगैर देखे आपके सैंपल को उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट मार्केटिंग जब होगी तो उसके बाद जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे उनके साथ फिर सैम्पलिंग का प्रोसेस भी होगा। ये सेकंड स्टेप है। सैम्पलिंग के बाद फिर सेल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो यही डिपार्टमेंट करेगा। यानी एक ही डिपार्टमेंट, इसको हम डिपार्टमेंट 1 कह देते हैं, इसको डिपार्टमेंट 2 कह देते हैं। ये मैं जॉब के लिए बात कर रहा हूँ अभी।
तो डिपार्टमेंट 1 जो है वो मार्केटिंग भी करेगा प्रोडक्ट की, वो सैम्पलिंग भी करेगा, वो सेल भी करेगा, वो परफॉर्मेंस वाइज पे भी वर्किंग करेगा, वो कंसाइनमेंट को प्रिपेयर करवाने में भी काम करेगा कि जब ऑर्डर मिल जाएगा तो वो कंसाइनमेंट मार्केट से उसने उठानी है तो वहाँ से ख़रीदेगा, खुद मैन्युफैक्चर करवानी है तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जाके उसको लुक आफ्टर करेगा, देखेगा, उसकी क्वालिटी चेक करेगा, उसका टाइम जो दिया गया जिस टाइम में उसने शिप होना है उसके लिए केयर करेगा कि विद इन टाइम सारी कंसाइनमेंट कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 काम ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट 1 यानी कि जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट होगा वो इन 5 चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र कर रहा होगा, इन 5 चीज़ों को फोकस कर रहा होगा कि अपनी मार्केटिंग कर रहा होगा, फर्दर और ऑर्डर लेने के लिए सैम्पलिंग कर रहा होगा उन लोगों के साथ जो उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, सेल जो कि जिसमें नेगोशिएशन वगैरह हो सकती है, डिफरेंट टर्म्स को डिसाइड करना होता है वो कर रहा होगा उन लोगों के साथ, और ये सारे प्रोसेस वही होंगे जो लोकल मार्केट में भी उनको सेल करने के लिए करने पड़ते हैं। परफॉर्मेंस वाइज प्रिपेयर करेगा, जब सेल मैच्योर हो जाएगी तो परफॉर्मेंस वाइज बनाएगा। परफॉर्मेंस वाइज कंट्रैक्ट होता है कि जिसमें उसकी प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, बायर सेलर के नाम और वो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जो सेल के लिए डिसाइड होती हैं बिटवीन बायर एंड सेलर, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। तो परफॉर्मेंस वाइज भी यही डिपार्टमेंट 1 यानी एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा, और फिर अगर ऑर्डर मिल जाता है तो उस जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है जिसका ऑर्डर मिला है उसकी तैयारी भी एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट करवाएगा। अब यहाँ तक तो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, वो इसको प्रोसेस कर रहा होता है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा डिपार्टमेंट भी होगा जो कि डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होता है। अब दूसरा डिपार्टमेंट क्या करेगा कि जब सैंपल अप्रूव हो जाएगा और सेल कंफर्म हो जाएगी कि जी बायर इंटरेस्टेड है इस रेट के ऊपर, और वो रेट क्या होगा, वो एक्स वर्क्स रेट होगा कि जिस जगह पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है वहाँ का रेट होगा। अब ये जो एक्स वर्क्स क्या है ये इन कोड टर्म में आता है, इन कोड टर्म को आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है एक्सपोर्ट का, लेकिन इस प्रोसेस में जो जो चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं वो फिर जब प्रोसेस समझ होगा तो आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी महसूस करेंगे। तो परफॉर्मेंस वाइज तो सेल डिपार्टमेंट ने अपने एंड के ऊपर जो उसकी प्राइस है, एक्स वर्क प्राइस है, उसकी क्वांटिटी है, बायर सेलर का नाम पता, ये सब चीज़ें कर ली। लेकिन चूँकि इस परफॉर्मेंस वाइज के ऊपर इंपोर्टर ने एलसी खोलनी है, लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर ने करवाना है, और वो जो लेटर ऑफ क्रेडिट होगा वो इस परफॉर्मेंस वाइज के ऊपर बेस कर रहा होता है। इंपोर्टर अपने पास से कोई एलसी नहीं खुलवा सकता जब तक कि उसके पास परफॉर्मेंस वाइज नहीं होगा, और परफॉर्मेंस वाइज में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी अगर एक्सपोर्टर उनको केयरफुली यहाँ पे हैंडल नहीं करता और कुछ चीज़ें मिस कर जाता है तो वो जो भी यहाँ पे गलती करेगा वही गलती एलसी में आ जाएगी, क्योंकि इंपोर्टर ने एलसी इस परफॉर्मेंस वाइज के ऊपर खुलवाई है। तो जो गलती यहाँ पर होगी वही एलसी में आएगी, और उसके बाद जब पेमेंट स्टॉप होगी उस कंसाइनमेंट की तो इंपोर्टर कहेगा कि मैंने तो एलसी के हिसाब से चलना है, तो एलसी आपके परफॉर्मेंस वाइज के ऊपर खुली थी, तो आपके परफॉर्मेंस वाइज में जो गलती है वो अब यहाँ पे आपको फेस हो रही है। तो अब ये जो परफॉर्मेंस वाइज है इसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन जो एलसी के अंदर आनी है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उन इस परफॉर्मेंस वाइज की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्या एलसी एट साइट होगी, यूजेंस होगी, उसमें कुछ डेज़ के बाद की पेमेंट होगी, मतलब एलसी की क्या टर्म्स होंगी और पेमेंट की क्या टर्म्स होंगी, इंश्योरेंस के लिए क्या, तो जितनी भी टर्म्स होंगी वो ये दूसरा जो डिपार्टमेंट होगा जिसको हम लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट कह सकते हैं वो इनको बताएगा। नॉर्मली जितने भी एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं उनका जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होता है उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया होता है एलसी टर्म्स एंड कंडीशन का, जिसमें 10-12 पॉइंट उन्होंने लिखे होते हैं कि एलसी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए ये नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ये टर्म्स एंड कंडीशन इस परफॉर्मेंस वाइज के अंदर या तो लिखी जाएंगी या फिर इसके साथ ये पेपर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस परफॉर्मेंस वाइज करके अटैच कर दिया जाएगा कि नेक्स्ट ए अटैच है और ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस वाइज नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो। अच्छा, इससे पहले जब सेल
मैच्योर हो रही होगी तो यहाँ पे चूँकि एक्स वर्क्स प्राइस दे रहा है, जो एक्सपोर्टर है वो अपने बायर को एक्स वर्क्स प्राइस दे रहा है कि ये मेरी प्राइस ये है। अब यहाँ से आगे अगर आप इसको खुद देखना चाहते हैं तो इसकी लॉजिस्टिक को खुद हैंडल कर लें। अगर मेरे पे छोड़ते हैं तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या कॉस्ट आएगी, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी ऐड होगी। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसने मार्केटिंग कर ली, सैम्पलिंग कर ली, सेल मैच्योर कर ली, लेकिन सेल के साथ अब जो लॉजिस्टिक का पोर्शन है, ये जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होगा जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है वो इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ से सेल के आगे से लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का काम शुरू होगा। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट अब यहाँ पे चेक करेगा कि अगर बायर चाहता है कि हम इसका फ्रेट इसमें ऐड करें कि प्राइस, तो फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में मैं बैठा हूँ तो मैंने अपने लाहौर की प्राइस दी है कि जो मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है वो एक्स लाहौर है। तो इसका मतलब कि लाहौर से आगे अगर उसने यूएसए में जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, तो न्यूयॉर्क तक का जो फ्रेट होगा या जो भी लॉजिस्टिक के एक्सपेंस होंगे वो कौन पे करेगा। तो अगर तो वो एक्सपोर्टर पे करेगा तो वो इसके प्राइस में ऐड कर लेगा। लेकिन दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि इंपोर्टर कहे कि भी मैं अपना फ्रेट फॉरवर्डर पॉइंट कर लेता हूँ, वो आपके वेयर हाउस से इस कंसाइनमेंट को उठाएगा और आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म, आगे वो खुद ही एक्सपोर्ट कर लेगा। तो अब ये जो डिसीजन है ये इंपोर्टर का डिसीजन है, लेकिन इंपोर्टर चेक करने के लिए कह सकता है एक्सपोर्टर को कि भाई आप ऐसे करो कि आप इसमें अपना जो न्यूयॉर्क तक जो C&F प्राइस है जिसमें कॉस्ट एंड फ्रेट आता है, तो आप न्यूयॉर्क तक की प्राइस दे दो, तो मैं अपने फ्रेट फॉरवर्डर से भी चेक कर लेता हूँ कि वो क्या लाहौर से न्यूयॉर्क तक का फ्रेट लेता है, और आप भी चेक कर लो तो जो लोअर साइड पे होगा वहाँ पे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे फिर जो सेकंड डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट या डॉक्यूमेंटेशन का जो डिपार्टमेंट है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग जो उसका फ्रेट होगा उसको चेक करेगा, बाई एयर जाना है या बाई सी जाना है, जो भी कंडीशन होगी, बाई पोस्ट पार्सल जाना है। तो ये डिफरेंट टर्म जो हैं ये भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरीक़ों से एक्सपोर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक वाले फ्रेट ऐड करेंगे, यहाँ पे सेल्स वाले अपनी प्राइस ऐड करेंगे, जो एक्स वर्क प्राइस है, जो फ्रेट है लॉजिस्टिक वाले ऐड करेंगे। तो ये दोनों जब प्राइसेस मिलेंगी तो वो परफॉर्मेंस वाइज कंप्लीट हो जाएगा, जो C&F न्यूयॉर्क होगा। अब ये परफॉर्मेंस वाइज जाएगा इंपोर्टर को LC खोलने के लिए। जब परफॉर्मेंस वाइज LC खोलने के लिए भिजवाया जाएगा तो फिर लॉजिस्टिक वालों की यहाँ पे इनपुट ऐड होगी कि इस LC के अंदर कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारी फेवर में है, जिससे हमारी पेमेंट सिक्योर रहे, वो हमने ऐड करनी है। तो जब वो टर्म्स एंड कंडीशन जो ऐड करनी है LC में, वो भी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा और वो परफॉर्मेंस वाइज के साथ अटैच कर दी जाएंगी। इसके बाद LC खुल जाएगी, इंपोर्टर ने LC खोल दी। अब जब इंपोर्टर LC, लाइट बंद हो गया, सॉरी इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं नेक्स्ट, क्योंकि मेरा AC बंद हो गया और गर्मी में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।